हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन की। पहले तो देखो 2 दिन इधर अभी क्लास नहीं हुई है तो परेशान मत होना। आज के सेशन में हम पुराने जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट रहे हुए हैं 2 दिन के अंदर वो कवर हो जाएंगे और फिर जो भी आपका बचा हुआ था बैकलॉग वो यहाँ पे कवर आज के सेशन में हम करेंगे। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला, इंडिया एंड यूएस के बीच में ना अभी एक डिफेंस डील हुई है, तो पहले तो वो हम डिटेल में जानेंगे। ये 2 दिन 1 से 2 दिन पुराना एक आर्टिकल आया था द हिंदू में, तो उसको यहाँ पे बेस लेते हुए कवर करेंगे। दूसरा एक आर्टिकल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज ही के द हिंदू के अंदर, रशिया यूक्रेन के ऊपर एक आर्टिकल आया टेक्स्ट वाले पेज पे। तो पहले तो इसमें देखेंगे कि प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है और फिर हम इसका पूरा बैकग्राउंड जानेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आप में से 2024 की तैयारी कर रहे हैं। तो जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं क्लैट की, उन लोगों ने तो पुराना पिछले साल का तो न्यूज़पेपर आई डोंट थिंक कि पढ़ा होगा या इतना टच में रहे होंगे। तो रशिया यूक्रेन हुआ कैसे था ये भी आपको पता होना चाहिए, तो वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड तीसरा आर्टिकल जो है हम यहाँ पे एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड आज द हिंदू में एडिटोरियल आया है तो वो देखेंगे। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो भी शॉर्ट न्यूज़ थी वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। उससे पहले अगर आप क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी, एनएलसेट, डीओएलएलबी या किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जाइए डेमो क्लास देखिए, उन कोर्स की डिटेल चेक करिए जो भी आप इनरोल करना चाहते हैं, और आप चाहें तो फिर वहाँ पे इनरोल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, आज का जो आर्टिकल है वो बात यहाँ पे करने वाला है रिगार्डिंग इंडिया एंड यूएस के बीच में अभी एक डील हुई है डिफेंस एंड टेक को लेके, जो कि एक हिस्टोरिक डील है अपने आप में। तो वो क्यों हुआ है, बैकग्राउंड जानेंगे, इससे पहले क्या कभी कुछ ऐसी डील नहीं हुई थी क्या, क्या है पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले अभी जो क्या हुआ है, तो अभी यहाँ पे इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ICET, ठीक है, अर्लियर दिस मंथ यूएस एंड इंडिया इनॉग्रेटेड देयर इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जिसको ICET के नाम से हम जानते हैं। तो ये कहाँ से हुआ, क्यों हुआ, क्या है ये मामला, तो पहले इसके बैकग्राउंड पे जाएंगे फिर हम कंटेक्स्ट पे आएंगे। देखिए बात है 1960s के आसपास की। इंडिया ने काफ़ी सारे अटेम्प्ट किए थे यूएस से टेक्नोलॉजी प्राप्त करने के लिए, कोई ना कोई डील करने की, क्योंकि यूएस की जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही हाई है। तो 1960 से ही इंडिया प्रयास कर रहा है कि किसी भी तरीके से यूएस की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अपने अंडर में लिया जाए। लेकिन वही बात होती है कि यूएस जो है कहीं ना कहीं इतना भारत को पहले से भी ट्रस्ट नहीं करता था, और बीच में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जहाँ से ये ट्रस्ट और ख़त्म हो गया। वो क्या इंसिडेंट थे उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में पहले तो थोड़ी बहुत चीज़ें होती थी। 1960s के बाद ना यूएस काफ़ी सारी चीज़ों में भारत का साथ देता था, लेकिन कहानी क्या है, हम कंटेक्स्ट पे जो अभी हुआ है ना इसको बाद में जानेंगे। पहले अभी हम थोड़ी सी कहानी समझते हैं। तो 1950s 1960s के बाद यूएस ने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर, इंक्लूडिंग जिसमें आपके डिफेंस टेक्नोलॉजीज एंड सारी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज़ इंक्लूडेड हैं। देखो बात क्या थी, कोल्ड वॉर का समय था, तो वहीं से सारी चीज़ें शुरू हुई। इंडिया की तरफ यूएस का थोड़ा इंक्लिनेशन बढ़ा, यूएस ने इंडिया की मदद करने की सोची। साथ ही में सोवियत यूनियन भी उस समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। तो जिन जिन फील्ड में सोवियत यूनियन बढ़ रहा था यूएस भी बढ़ रहा था। सोवियत यूनियन भी और कंट्रीज़ की मदद कर रहा था, तो यूएस भी इस चक्कर में थोड़ा सा अपने आप को वर्ल्ड पावर की तरह बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। इवन आपको मैं बता दूं कि 1974 से पहले ना हमारे देश में काफ़ी सारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको यूएस में ही ट्रेन किया जाता था। यही नहीं, जो अभी हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, भारत ने 1974 में जो पहला ट्राई किया था, फिर आपका 1998 में जो पोखरण वाला हुआ था, तो उसी में भारत की मदद ना यूएस ने करी थी टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट रिएक्टर फॉर रिसर्च एंड पावर। बट ये दूसरे कामों के लिए करी गई थी, लेकिन इंडिया ने इससे जो है न्यूक्लियर टेस्ट किया था। तो यही तो बाद में यूएस को खला। यूएस ने इसी बात पे काफ़ी अपना जो है गुस्सा व्यक्त किया, या फिर आप कह सकते हो कि अपनी अनहैप्पीनेस व्यक्त करी कि भाई हमने तुमको जो है ये न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था, हमने तुम्हें ये न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी बनाने में मदद करी थी कि आप इससे भाई कुछ और काम करें, ये करने के लिए थोड़ी दी थी कि आप न्यूक्लियर टेस्ट कर लो। तो वहाँ से ना फिर 1974 के बाद से इंडिया और यूएस के रिलेशन थोड़े से शोर होने लगे। यूएस ने भारत की मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। देन होता क्या है, होता ये है कि देखो आपका जो है राजीव गांधी जी 1984 में प्रशासन में आते हैं, और उस समय जो है रेगन करके यूएस के प्रेसिडेंट होते थे। तब वहाँ पे गांधी रेगन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव दोनों कंट्रीज़ के बीच में साइन हुआ।
इंडिया यूएस ने काफ़ी सारी चीज़ों पे ये एग्रीमेंट रखा कि यूएस जो है भारत की टेक्नोलॉजीज बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा, इस तरीके की चीज़ें हुई। लेकिन सिर्फ यही नहीं, 1987 में यूएस ने यह भी कहा कि इंडिया की लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस प्रोग्राम है वो बनाने में यूएस मदद करेगा। इसके अलावा GE-404 इंजन टू इंडिया सेल करने में मदद करेगा। तो ये सारी चीज़ें यूएस ने करी, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी फिर ख़राब होने लगी। क्यों होने लगी कि USSR जो है डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, तो USSR डिसइंटीग्रेट हुआ, तब आपका 1998 वाला जो है पता है आपको, हमने परमाणु जो मूवी है आपने देखी होगी, हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और उसके बाद यूएस ने भारत के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे। जब USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था ना, तो यूएस को ये डर तो ख़त्म हो गया था कि भाई भारत जो है वो सोवियत यूनियन के साथ में रहेगा। क्योंकि देखो 1971 में जब यूएस ने भारत का साथ देना बंद कर दिया था तो इंडिया बांग्लादेश वॉर हुआ था, मतलब बांग्लादेश नहीं बोलना चाहिए, इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। जो आज की डेट में बांग्लादेश है वो पहले क्या था, वो पहले पाकिस्तान था ना। तो इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था उसमें यूएस पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा था और इंडिया के सपोर्ट में USSR खड़ा था। तो भारत को यूएस को ये भी लगता था कि अगर वो टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा तो टेक्नोलॉजी इंडिया USSR के साथ शेयर कर देगा। बट जब 90s में USSR डिसइंटीग्रेट हो गया, तब यूएस ने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन आप CBT ट्रिटी साइन करो। CBT ट्रिटी मतलब कॉम्प्रिहेंसिव बैन ट्रिटी, कि भाई आप न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करोगे। लेकिन इंडिया ने कहा नहीं यार, आप तो अपना न्यूक्लियर टेस्ट करके बैठे हुए हो और आप हमको रोक रहे हो, तो ये कैसे, हम नहीं करने देंगे, हम नहीं मानते हैं। तो फिर वहाँ से फिर थोड़ी और सोरनेस बढ़ी। 1998 में हमने टेस्ट भी कर डाला, तब तो और ही ज़्यादा सोरनेस हो गई, भारत के ऊपर काफ़ी सारे सेंक्शंस लगा दिए गए। लेकिन ये सेंक्शन ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। टिक इसलिए नहीं पाए क्योंकि उस समय ना चाइना जो है ना बहुत इमर्जिंग इकोनॉमी की तरह बढ़ने लगा था। यूएस को ये समझ में आ गया था कि चाइना हमारे लिए फ्यूचर में खतरा है और चाइना को टैकल करने के लिए इंडिया ही जो है ना वही कुछ कर सकता है, इन द सेंस ऑफ इकोनॉमी और जैसे मैन्युफैक्चरिंग हब का रिप्लेसमेंट, ये सारी चीज़ें। तो यूएस ने फिर धीरे धीरे इंडिया के ऊपर से सैंक्शन हटा लिए और 2008 में फाइनली फिर इंडिया यूएस न्यूक्लियर ट्रिटी हो गई थी। इंडिया यूएस न्यूक्लियर ट्रिटी क्या थी, इसमें भारत ने ये बात मान ली थी कि भाई अब हम और न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद से फिर रास्ते खुल गए थे कि डिफेंस के फील्ड में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इसमें यूएस हमारे साथ काफ़ी कुछ शेयर करे। लेकिन बात वही थी कि 2008 के इस एग्रीमेंट के बाद भी ना चीज़ें ठंडे बस्ते में थी। कोई यूएस ने खास कदम नहीं उठाया था इस चक्कर में कि भारत की मदद करी जाए। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव भी साइन हुआ था, लेकिन तब भी चीज़ें जो हैं वो ठंडे बस्ते में ही जाके अटकी हुई थी। बट फाइनली जो है अब अंडर ICET चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। ये प्रेजेंट कंटेक्स्ट था। क्या क्या इसमें 6 मुद्दों के ऊपर जो है फोकस एरियाज चुने गए हैं, जिसके ऊपर इंडिया एंड यूएस आपस में चीज़ें शेयर करेंगे, स्पेशली यूएस हमारी मदद करेगा। तो पहला है स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन इकोसिस्टम, दूसरा है डिफेंस इनोवेशन टेक्नोलॉजी कॉपरेशन, तीसरा है रीसाइलेंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, चौथा है स्पेस, पांचवा है स्टीम टैलेंट एंड सिक्स्थ है नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम। तो दीज आर द 6 फोकस एरियाज जिस पे इंडिया एंड यूएस के बीच में काफ़ी कुछ शेयर होगा। ठीक है, एक कमेंट में कल क्वेश्चन आया था बच्चे के पास कि सर स्टूडियो में क्लास कब से होगा। तो मेरा वाला जो क्लास है स्टूडियो में वो 29 से होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो यार अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो, इतनी मेहनत लगती है आप लोगों के लिए। मैं कल भी ये टेलीग्राम पे भी डाला था, मैं आप लोगों को फिर से शेयर करता हूँ बात कि देर आर सो मैनी थिंग्स एक कंपनी को चलने के लिए चाहिए होती हैं, और उसी का एक पार्ट था कि अभी हम स्विच हो रहे थे, हैदराबाद आए थे एंड ये कर रहे थे। लेकिन तब भी आपकी क्लासेस में पूरी लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हिंदू में आप लोगों का कुछ मिस ना हो। और ये मैं दावे के साथ आपसे कह रहा हूँ कि आप हिंदू न्यूज़पेपर कहीं और करेंगे तो आपको ना वहाँ पे टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि मेरा जो पर्पज़ है ना वो ये कि हिंदू के अंदर आपके साथ टाइम पास नहीं करना है। न्यूज़पेपर रीड करके पूरा पेज मैं आपको पढ़ दूँ और कोई भी आप नई चीज़ नहीं सीखो तो वो बेकार है। मेरा ये रहता है कि आपको डेली कोई नई चीज़ सिखाई जाए। जैसे एक ये आर्टिकल नया है, एंटी डिफेक्शन नया है, ये नया है, तो ये चीज़ें सीख के ये टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं। बट मोस्ट ऑफ द जगह क्या है कि भाई पेड कोर्स में अलग करंट अफेयर चलता है एंड हिंदू में ज़्यादा पढ़ा देंगे तो फिर वहाँ कौन जाएगा। तो इसीलिए फिर हिंदू में ऊपर ऊपर से रह जाता है। बट अपना यहाँ पे ऐसा नहीं है, मेहनत लगती है, आप लोगों के लिए करते हैं, तो थोड़ा सा आप लोग भी इस चीज़ को समझा करिए। मोटिवेट हम लोग भी इसी से होंगे, आपके कमेंट से, लाइक से, शेयर से, तो वो करा करो यार। ठीक है, इसके बाद आज की एक शॉर्ट न्यूज़ है कि इन एयरपोर्ट ड्रामा कांग्रेस लीडर पवन खेरा हेल्ड फॉर रिमार्क ऑन मोदी जी। पॉलिटिकल न्यूज़ है, चाहो तो देख लेना, पढ़ लेना,
ठीक है, फ्रंट पेज की न्यूज़ थी तो मैंने कहा ठीक है, ये भी एक ऐसी फ्रंट पेज की न्यूज़ है, बहुत कुछ खास नहीं है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। सुप्रीम कोर्ट अलाउज पलनीस्वामी टू रिमेन एट AIADMK हेल्म। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो एंटी डिफेक्शन लॉ पे एक आर्टिकल आया है। गौतम भाटिया के द्वारा काफ़ी सारे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं द हिंदू के अंदर, और इनके जितने भी मोस्टली आर्टिकल्स होते हैं वो लीगल फील्ड के रहते हैं। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कंफर्म नहीं है बट इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज़ स्टूडेंट एलुमनाई ऑफ NLSIU, बट ये मुझे कंफर्म नहीं है, शायद मैंने रिसेंटली कहीं पढ़ा है ये। तो यहाँ पे एक केस दैट स्कैन्स द वर्किंग ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले ये क्या मामला है इसको देख लेते हैं, फिर हम एंटी डिफेक्शन लॉ को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मामला क्या है, यहाँ पे देखो अभी रिसेंटली इन्होंने किस चीज़ को लेके यहाँ पे चीज़ें करी हैं कि 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया में एक हियरिंग करी है जिसको महाराष्ट्र पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी केस के नाम से जानते हैं। आपको देखो मैं पूरा ही क्या पढ़ूँ, आप समझ लो। हुआ क्या था महाराष्ट्र में, आपको पता होगा कि एकनाथ शिंदे जी का एक फ्रैक्शन बन गया था और काफ़ी सारे बंदों ने उस समय, जो कि शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी के द्वारा हेड करी जा रही थी सरकार, तो रिज़ाइन मार दिया था, बहुमत गिरा दी थी। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि कौन सी असली शिवसेना है, तो फिर उसमें एकनाथ शिंदे जी को बोला गया कि आपका जो फैक्शन है इंटाइटल है पार्टी का नेम एंड सिंबल यूज़ करने के लिए। तो उसी का यहाँ पे कंटेक्स्ट लेते हुए जो है ना इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ पूरा डिस्क्राइब किया है। तो अभी इस वीडियो के एंड में मैं एक वीडियो अटैच कर रहा हूँ एंटी डिफेक्शन लॉ की डिटेल में, वो आप लोग कवर कर लेना। और वो प्रॉपर स्टूडियो से कवर हुई है, तो आपको उसके लिए परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर अच्छे से समझ में आएगा। मैं अभी इस पर पढ़ा हूँ तो आपको इतनी अच्छी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए बेटर है कि वो स्टूडियो वाली वीडियो यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। दूसरा, आज देखो टेक्स्ट वाले पेज का एक आर्टिकल निकला है कि रशिया एंड यूक्रेन वॉर का प्रेजेंट कंटेक्स्ट क्या है, फिर हम बैकग्राउंड पे जाएंगे। तो रिसेंटली वेस्ट हैज़ रिसेंटली अनाउंस, देखो जो वेस्ट है ये क्या कर रहा है, बहुत सारे हथियार यूक्रेन को सप्लाई करते जा रहा है। यूक्रेन क्या है आपका, देखो यूक्रेन के पास खुद के पास कुछ इतने हथियार या पावर थोड़ो थी, ये तो जो पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इन्होंने इतने सारे पावर्स दिए हैं, इतने सारे हथियार सप्लाई किए हैं, उसी के चलते हुए यूक्रेन जो है इतना शक्तिशाली अभी टक्कर दे पा रहा है रशिया को। क्योंकि आप ये समझ लो कि इट्स नॉट रशिया वर्सेस यूक्रेन, इस रशिया वर्सेस ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज, सभी मिलके यहाँ पे यूक्रेन को पावर दे रहे हैं, अलग अलग इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। मैंने पास्ट में एक वीडियो में बताया भी था कि क्या क्या इक्विपमेंट्स कौन सी कंट्री ने सप्लाई किया है। अभी क्या हुआ, जैसे ही वेस्ट ने कहा कि हम और हथियार सप्लाई करेंगे, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है वो सस्पेंड कर दी जाएगी उनके द्वारा। ये भी परसों की न्यूज़ थी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अगर पढ़ी है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, वरना कल के सेशन में इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, एंड एक आर्टिकल हमारा चीता वाला रह गया है, तो हमारे चीते लोगों, आप लोगों के लिए वो आर्टिकल कल कवर करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल इसमें कल कवर होंगे, लेकिन अगर न्यू स्टार टीटी के बारे में पढ़ लिया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग कि क्या है रशिया यूक्रेन वॉर, इसका भी कंटेक्स्ट क्या था, क्यों ये हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं अभी इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा, तो वो देख लेना। ठीक है, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड अभी नॉइस प्रॉब्लम आया हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी नीस है तो वो बहुत बगल में चिल्ला रही है, तो इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, दोनों वीडियोस इसमें अटैच कर रहा हूँ, देख लेना, प्रॉपर नोट्स बना लेना। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर, यूक्रेन क्राइसिस या फिर रशिया यूक्रेन क्राइसिस, दोनों नाम से हम इसको जानते हैं। ये मैप आपके सामने है, इसमें आप इसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैं पहले आपको ना थोड़ा सा लोकेशन वाइज समझाना चाहता हूँ कि ये पूरा मसला क्या है, कैसे ये मसला जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे इतना बड़ा हो गया और क्या दिक्कत है रशिया को यूक्रेन से। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस मैप में आप रशिया देख रहे हैं और इधर आपका क्या है, ये रशिया है, ये आपका यूक्रेन है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा और बेटर मैप आपको मैं दिखाता हूँ इसका, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। अब यहाँ से आपको देखिए काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये ब्लैक सी आपको दिख रहा है, ये जो हमने रेड मार्क कर रखा है ब्लैक सी दिख रहा है। ब्लैक सी ना रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया के लिए क्यों, पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज के लिए ब्लैक सी काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेड जो रूट होते हैं ना वो ब्लैक सी से होके गुजरते हैं। आपको पता है ना रशिया जो है काफी ठंडी जगहों पे है, हमारे जो पोल आप देखो, अर्थ का जो पोल है उसमें रशिया में हमेशा ठंड रहती है, मोस्ट ऑफ द जगह जो है यहाँ पे बर्फ से जमी रहती है। इसीलिए रशिया के पास जो ब्लैक सी के पास अपना एक पोर्ट है ना, यही एक ऐसी जगह है जहाँ पे इनके पोर्ट जो है वो जमे नहीं होते, जहाँ पे आइस नहीं होती है। इसलिए रशिया को अपना ये वाला जो एरिया है ना बहुत प्रिय है। रशिया देखिए क्या चाह रहा है, क्या पूरा मसला है। आज से कुछ समय पहले ना यूएसएसआर होता था। क्या होता था गाइस, यूएसएसआर। यूएसएसआर का बेसिक मतलब ये था
कि काफी सारी कंट्रीज ने मिलकर एक समूह बना रखा था जिसको हम यूएसएसआर बोलते थे। 1990s में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। कंट्रीज कौन कौन थी यूएसएसआर के अंदर? अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, रशिया, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। अब ये जो कंट्रीज थी ना 1990s में आते आते ये डिसइंटीग्रेट होने लग गई और रशिया जो है वो आप कह सकते हो कि अलग हो गया और ये कंट्रीज अलग हो गई। इसमें से काफी कंट्रीज जो है ना वो प्रेजेंट डे में नेटो की पार्ट है। अब आप कहोगे सर ये नेटो क्या है, आपने तो इसके बारे में बताया ही नहीं। देखो नेटो बेसिकली गाइस फॉर्म हुई थी ना वो अगेंस्ट द यूएसएसआर ही हुई थी। नेटो का बेसिक मतलब क्या था? देखो यूएसएसआर में इतने सारे कंट्रीज थे तो उस समय यूएस को ये लगा कि नेटो करके एक स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं? कि यूएसएसआर इतनी पावरफुल है, कल को किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक कर देगी, वो कंट्री क्या कर पाएगी? कुछ नहीं कर पाएगी। तो इनके अगेंस्ट में एक समूह बनाया गया जिसको 1949 में शुरुआत करी गई थी। 1949 में नेटो की स्थापना करी गई थी अगेंस्ट द यूएसएसआर की कल को यूएसएसआर किसी पर अटैक करता है तो नेटो कंट्रीज मिलकर उसकी मदद करेंगी अगर वो नेटो का मेंबर होगा। बट 1990s के बाद जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो नेटो की रिलेवेंस कम हो गई क्योंकि मेन फंक्शन जो नेटो का इन्होंने सोचा था वो यही सोचा था यूएसएसआर के अगेंस्ट में बनाया है। फिर देखने को ये मिला कि यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो इसके काफी सारे कंट्रीज जो है ना वो जाके नेटो के मेंबर बन गए। अब आप इस मैप को देखिए, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी सारे जो मेंबर्स थे जैसे कि आप ये देखिए एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब कभी आपके यूएसएसआर के पार्ट होते थे और पूरे के पूरे इधर वाला जो पोर्शन है वो नेटो का मेंबर बन चुका है। अब रशिया का कंसर्न क्या है? रशिया को देखो, आप देख सकते हो मैप के अंदर रशिया यहाँ पे है। ठीक है, ये यूक्रेन है और रशिया का जस्ट पड़ोसी देश है। रशिया को क्या दिक्कत हुई? जो नेटो था ना वो आज भी है। नेटो का मेन प्रिंसिपल क्या है कि हम में से कोई भी किसी कंट्री के ऊपर कोई अटैक करेगा तो हम सब मिलकर उस कंट्री का बदला लेंगे। तो ये नेटो का मेन फंक्शन है, मतलब एक प्रिंसिपल है। तो यूक्रेन को ना नेटो अपने में मिलाना चाहता था, यूक्रेन को नेटो अपना पार्ट बनाना चाहता था और इस तरीके की बातें यूएसए के द्वारा करी जा रही थी। रशिया ने साफ शब्दों में कहा था कि यूक्रेन जो है वो नेटो का पार्ट नहीं बनेगा। साथ ही साथ रशिया ने एक और शर्त रखी थी कि 1998 के बाद जितने भी कंट्री नेटो में जुड़े हैं सबको आप बाहर निकालो। मोस्टली इनका उन्हीं कंट्री से मतलब था जो इनके आसपास हैं, जो कल को यूएसएसआर में होते थे, अब नेटो के पार्ट बन गए। तो रशिया की इन डिमांडों को यूएस ने सुना लेकिन नजरअंदाज किया। देखिए यूएस तो चाहता ही था कि रशिया जो है वो ऐसी हरकतें करे जिससे कि यूएस जो है वो रशिया के खिलाफ लोगों को भड़का सके, क्योंकि रशिया यूएस की बनती नहीं है। तो यूक्रेन को जो है वो चढ़ा दिया गया रशिया के द्वारा और यूक्रेन जो है वो चढ़ गया। और फिर उसके बाद हम सभी ने देखा, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि रशिया ने इन्वेड कर दिया है यूक्रेन को, काफ़ी जगहों पे इनके कैप्चर कर लिया है और इनके काफ़ी सारे लोगों को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। काफ़ी सारे लोग फोर्सेज में आ चुके हैं, उनके जो खुद के जो हेड है वहाँ के वो खुद आर्मी के ड्रेस में घूम रहे हैं। तो फिलहाल तो अभी ये हुआ है, लेकिन रशिया ने ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट कर दिया। पहले रशिया ने काफ़ी वार्निंग दी थी बट यूएसए ने कोई इस पर मतलब क्लियर कट अपनी बातें नहीं कही थी। ठीक है, कोई क्लियर कट अपना उन्होंने पॉइंट नहीं रखा था। अभी और भी चीज़ें इस मुद्दे से न्यूज़ में आ रही है, जैसे कि नेटो का आर्टिकल 4 काफ़ी न्यूज़ में आ रहा है। अभी नेटो का आर्टिकल 4 क्या है, वापस से आ जाते हैं हम इस मैप के ऊपर। नेटो का आर्टिकल 4 जो है ना गाइज, वो ये कहता है कि अगर कोई भी कंट्री जो नेटो का मेंबर है वो अपने आप को थ्रेटन फील करती है किसी दूसरे कंट्री से जो नेटो का पार्ट नहीं होती है, तो वो आर्टिकल 4 को इम्प्लीमेंट करके नेटो से सहायता मांग सकती है। वो ये घोषणा कर सकती है कि उनकी जो कंट्री है वो खतरे में है और आर्टिकल 4 हमने यूज़ किया है, कल को अगर जरूरत पड़ी तो हम आर्टिकल 5 का यूज़ करेंगे। आर्टिकल 5 का मतलब होता है कि नेटो की जो सेना है वो उस कंट्री में जाके उस कंट्री की मदद करेगी। तो ये नेटो का आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 5 है, ध्यान रखना, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था, आपके एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी और भी क्या चीज़ें हैं इसमें, एक इसमें देखिए नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन काफ़ी न्यूज़ में रहती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। रशिया ने देखिए जो अभी इन्वेड किया था ना, पहले तो लुहानस्क एंड डोनेत्स्क रीजन किया था। ये लुहानस्क एंड डोनेत्स्क रीजन क्या है? लुहानस्क एंड डोनेत्स्क रीजन के अंदर ना रशिया के द्वारा ही बैग्ड मिलिटेंट्स रहते थे, रिबल्स रहते थे, मिलिटेंट इज नॉट द राइट टर्म, रिबल्स रहते थे जिनको रशिया ही बैक करता था। तो पहले रशिया लुहानस्क एंड डोनेत्स्क में घुसा था, फिर धीरे धीरे करते हुए पूरे यूक्रेन में उसने अपना कब्जा बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें और काफी न्यूज में रहती हैं, वो है मिन्स्क एग्रीमेंट। तो आपको पता होना चाहिए अगर आप रशिया यूक्रेन क्राइसिस पढ़ रहे हैं कि मिन्स्क एग्रीमेंट क्या होता है।
तो मिन्स्क एग्रीमेंट जो है ना, ये 13 पॉइंट का एग्रीमेंट हुआ था फरवरी 2015 में। और मिन्स्क क्या एक जगह का नाम है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि मिन्स्क कहाँ पे है। तो मिन्स्क का ये 13 पॉइंट का एग्रीमेंट जो है ना, यही मिन्स्क एग्रीमेंट कहलाता है। और ये मिन्स्क एग्रीमेंट इतना न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज जो है ना, वो यूक्रेन रशिया से यही कह रही थी कि भैया जो मिन्स्क एग्रीमेंट में आपने चीज़ें साइन करी थी उसको इम्प्लीमेंट कर लो और ये वॉर वाली सिचुएशन से बाहर निकलो। मिन्स्क एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें थी कि भैया ह्यूमैनिटेरियन मदद करेंगे, एक दूसरे में जो सेना पकड़ी गई है उनको वापस करेंगे और सीज फायर का पालन करेंगे। इस तरीके के 13 पॉइंट्स थे। उसमें ये भी था कि जो ये डोनेट्स्क एंड लुहांस्क का रीजन है, उसमें जो रिबल्स हैं उनको इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाने दी जाए। तो ये कुछ बातें हमने यहाँ पे देखी जो मिन्स्क एग्रीमेंट में है। 13 पॉइंट का एग्रीमेंट होता है, आपको पता होना चाहिए। मिन्स्क एक जगह है, मैंने कमेंट सेक्शन में आपसे पूछा है कहाँ है। 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ था, 2016 में मिन्स्क 2 हुआ था। मिन्स्क 1 को ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा पाया था, इसीलिए 2016 में मिन्स्क 2 की जरूरत पड़ी थी। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन भी इनसे रिलेटेड रहती है, तो उसको भी अपन इसी समय देखेंगे। जर्मनी मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, अदरवाइज मैं आपको बताता। ठीक है, चलिए मैं इसको ड्रॉ ही कर देता हूँ, थोड़ा देखिए वैसे रहेगा लेकिन समझ लेना। देखो रशिया है और एक हाइपोथेटिकल मान लेते हैं जर्मनी। यहाँ पे रशिया से जर्मनी के लिए ना एक पाइपलाइन बिछ रही थी, गैस पाइपलाइन, जिसका नाम था नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। ये भी बहुत न्यूज़ में थी। तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि रशिया देखो नेचुरल गैस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है, अपनी नेचुरल गैसेस को ही एक्सपोर्ट करता है। तो रशिया ने वो पाइपलाइन जर्मनी तक बिछवाई थी कि भैया रशिया जर्मनी को मस्त अपना जो ऑयल गैस है, नेचुरल गैस, वो बेचेगा। तो ये उनकी प्लान थी। बट अभी क्या हुआ, जब रशिया ने ये काम किया यूक्रेन के साथ, तो जर्मनी ने जो है वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को फंक्शनिंग को मना कर दिया है। बंद तो चुकी है लेकिन उन्होंने कहा भैया हम इस पाइपलाइन से आप गैसेस नहीं लेंगे आपसे, आप जो है इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रशिया के ऊपर वोट हो चुका है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं 5 परमानेंट मेंबर? ऑफकोर्स उसमें एक रशिया है, चाइना है, यूएस है। 2 कंट्रीज के और नाम बताओ। तो जो रशिया है ना, जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का बेसिक मतलब होता है कि वो किसी भी वोटिंग को रुकवा सकते हैं। अभी रशिया ने यही किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो वोट डला था उसमें रशिया ने वीटो पावर का यूज किया और वोटिंग को रुकवा दिया। ऑल्दो इंडिया ने रशिया के वोट अगेंस्ट में भी नहीं दिया, फेवर में नहीं दिया, हमने अब्सटेन किया। देखो जब भी वोटिंग होती है तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो आप फेवर में वोट दो, या तो आप अगेंस्ट में वोट दो, या आप अब्सटेन कर लो। अब्सटेन भी काइंड ऑफ इनडायरेक्टली सपोर्ट ही हो जाता है। अब आप कहोगे सर इंडिया रशिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है? तो यार देखो रशिया है ना आपका बहुत पुराना मित्र है। पुराना मित्र क्यों है? 1972 में जब पाकिस्तान और इंडिया आमने सामने हुए थे, जो बांग्लादेश आज की डेट में है, पहले पाकिस्तान का पार्ट था, ईस्ट पाकिस्तान था। तो जब इंदिरा गांधी जी उनको आज़ाद कराने के लिए वहाँ पे वॉर हो रहा था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो यूएसए जो है ना वो सपोर्ट में आ गया था पाकिस्तान के। यूएसए ने अपनी शिप्स को भी रिहा कर दिया था पाकिस्तान के सपोर्ट के लिए। तभी उधर रशिया जो है, क्योंकि हमने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी हुई थी रशिया के साथ, तो रशिया जो है वो इंटरफेयर करता है और वो बोलता है कि अगर यूएस इस युद्ध में उतरेगा तो हम भी मदद करेंगे इंडिया की, और हम भी युद्ध में उतरेंगे इंडिया के पक्ष से। रशिया को ये चीज़ दिखी, उसको लगा कि रशिया से टक्कर लेना भारी पड़ सकता है, और इसीलिए यूएस ने जो है अपनी सेना को वापस बुला लिया और उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया। तो ये तो एक बात है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुना है इंडिया में, तो क्या ब्रह्मोस मिसाइल प्रॉपर मेड इन इंडिया ब्रांड है? नहीं, ये डीआरडीओ एंड रशिया की एक कंपनी का पार्टनरशिप है जिसमें 50-50% स्टेक है, और इसी वजह से ब्रह्मोस मिसाइल भी जो है आप कह सकते हो कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हम रशिया से लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों में रशिया आपके साथ खड़ा रहता है। रशिया ने हमेशा इंडिया का सपोर्ट किया है, तो इंडिया जो है इसीलिए रशिया के अगेंस्ट में नहीं जा रहा है। तो काफ़ी सारे बुद्धिजीवी इसमें यही कह रहे थे कि क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है इंडिया यूक्रेन का। तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है गाइस वो इस तरीके से नहीं चलती है, इसीलिए इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है यूक्रेन का। और यूक्रेन हमेशा आपके अगेंस्ट में रहा है बहुत सारे मुद्दों में, तो ये भी एक बात है। इसके अलावा और इस मसले में कोई ऐसी चीज़ है नहीं। ठीक है, ठीक है। एक अभी ना स्विफ्ट बैंक का भी इसमें नाम आ रहा है, तो स्विफ्ट बैंक के बारे में भी सुन लो। स्विफ्ट बैंक क्या है? एक इंटरनेशनल ये बैंक इंटरमीडिएटरी है। जब भी किसी कंट्री में आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो स्विफ्ट बैंक के थ्रू ही होके जाता है मोस्ट ऑफ देम। तो अभी क्या हो रहा है ना, रशिया को स्विफ्ट बैंक से बाहर निकालने की बात चल रही है। क्या पता आप जब तक ये वीडियो देखो, बाद में देखो कभी, तो अब तक स्विफ्ट बैंक को निकाल भी दिया हो, तो आप पढ़ लेना वो चीज़, लेकिन समझ लो क्या है मामला। स्विफ्ट बैंक से अगर कोई कंट्री को निकाल दिया जाएगा ना, तो फिर उसकी इकोनॉमी खराब हो जाएगी। पूछो क्यों?
जब भी कोई बाहरी कंट्री से बंदा सामने वाली कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहता है ना, तो वो स्विफ्ट बैंक पे काफ़ी रिलाई करके इन्वेस्ट करता है। अगर स्विफ्ट बैंक की मतलब मेंबरशिप से रशिया को हटा देंगे तो रशिया में बाहर से इन्वेस्टमेंट आने कम हो जाएंगे और वहाँ की इकोनॉमी जो है वो डामाडोल हो जाएगी। आप कहोगे कि सर क्या कभी और भी किसी कंट्री के साथ ऐसा हुआ है? तो बिल्कुल, ईरान के साथ ऐसा भी किया गया है 2018 के अंदर, 18-19 के अंदर, और ईरान की इकोनॉमी भी पटरी पे आ चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, ऐसा पहले भी किया जा चुका है। तो दिस इज इट। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। कोई डाउट है इससे रिलेटेड आप लोगों को तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। देखो, एंटी डिफेक्शन लॉ को याद करने का एक सिंपल तरीका है, आया राम गया राम। ये आया राम गया राम ना हरियाणा के एक एमपी थे, और ये 2-3 दिन के अंदर इन्होंने 80s के आसपास ना बहुत सारी पार्टीज चेंज कर ली थी। उसी से ये कहावत है। देखो प्रॉब्लम क्या है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट से। इसका बेसिक मसला ये कि कोई इंडिपेंडेंट एमएलए अगर इलेक्शन जीतता है तो वो इलेक्शन के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन ना कर ले, और किसी पार्टी के बंदे किसी पार्टी से जीते हैं तो किसी और पार्टी में जुड़ ना जाए। इसके अलावा ठीक है, और तो इसमें कुछ ऐसा मतलब और हमारे लिए कोई खास चीज है नहीं। देखो ये भी है, व्हेन अ मेंबर इलेक्टेड ऑन टिकट of a political party voluntarily gives up membership of such a party or voters in the house against the wishes of the party, तो उसको इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर उसकी सीट को रद्द कर सकते हैं। व्हेन अ लेजिस्लेटर हु हैज वॉन हिज और हिज सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जॉइन अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर द इलेक्शन, ये मैंने आपको बता दिया है। इसमें देखो एक चीज है, ये है कि जब 2/3 लोग एक पार्टी के ज्वाइन कर लेते हैं ना, तब एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो काम में नहीं आता है। अब यहाँ पे देखो क्या है ना, नायडू साहब ने बहुत एक अच्छा स्टेटमेंट दिया है कि होलसेल के भाव में ना अगर एमपी एमएलए शिफ्ट हो रहे हैं तो वो सही है, रिटेलर के भाव में हो रहे हैं तो वो सही नहीं है, और इस पे कुछ करना चाहिए, लूप होल है ये। तो बड़ी अच्छी बात बोली। होलसेल मतलब ज्यादा सामान आप खरीदते हो तो उसमें तो आपने उसको एंटी डिफेक्शन को सही माना हुआ है, और अगर कोई कम मात्रा में कर रहा है तो आप उसको गलत बता दे रहे हो, जो रिटेलर्स बेचते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है, और इस पे चिंता जताई है।